नाउ वी आर स्टार्टिंग केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालो केमिकल काइनेटिक्स। होता क्या केमिकल काइनेटिक्स? तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करें और वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते या बढ़ाते हैं उनको स्टडी करें, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग क्या नाम देंगे? केमिकल काइनेटिक्स। लिखें जरा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study rate of reaction and factors affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction is called chemical kinetics. Is called chemical kinetics। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ये एक ब्रांच है जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। चल, नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज जस्ट लाइक स्पीड। स्पीड को आप कैसे डिफाइन करते हैं भाई? स्पीड हम लोग बोलते हैं कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो कितना डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ तक आप गए तो इतना डिस्टेंस कवर करा, कितने टाइम में कवर करा, दोनों का डिवाइड करके क्या आ जाएगा? स्पीड। लेकिन अब यहाँ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ कोई डिस्टेंस का तो मामला है नहीं। यहाँ पे क्या होगा वो समझो। जैसे कि मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है और इट इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा भाई? रिएक्टेंट घटता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो घटेगी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट का अमाउंट घटता जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने लिया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। या डिस्टेंस तो नहीं लेनी, यहाँ पे हम क्या लेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। भाई कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा दोनों के में, इसके में भी इसके में भी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन में इसके में भी चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन में इसके में भी चेंज होगा। तो यहाँ डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, कुछ भी ले सकते हैं, और अपॉन टाइम टेकन। तो कितने टाइम में कितना इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिख दो, टाइम नीचे लिख दो, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल इसकी तरह ही होगा। नहीं समझ में आ रहे? तो इसको स्पीड को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? तो इसको कैसे करेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, किसकी में चेंज होगा? चेंज इसकी में भी होगा, चेंज इसकी में भी होगा। इसकी घटेगी, इसकी बढ़ेगी। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कुछ भी ले सकते हैं, और अपॉन क्या ले लेंगे? टाइम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, कितने टाइम में हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। बस जैसे यहाँ पे बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, वैसे ही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम रेट ऑफ रिएक्शन। इसका ले लो चाहे इसका ले लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका डिफाइन भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, इसी फॉर्मूले से। कैसे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम is called rate of reaction। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, अब देखो तुमने लिखना शुरू कर दिया, और कितने टाइम में आया, दोनों का आप डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट
रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन का? तो फॉर्मूला वो मैंने बता ही दिया है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर हम क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन से आसानी से फॉर्मूला बन गया। अच्छा, मैं जरा इसको रफ करता हूँ फिर आगे बताऊंगा। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। अच्छा एक बात बताओ, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आया है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो घटेगी ना, रिएक्टेंट तो खर्च होता है रिएक्शन में, प्रोडक्ट बनता जाता है। तो मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई चेंज क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या चेंज होगा, घटेगा ही तो सही, और प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। और अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे? अच्छा अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, भाई कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की घट रही है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्या है, चेंज, लेकिन घट रहा है इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस, और आर मीन्स रिएक्टेंट। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा अगर मेरे को सेम चीज, सेम फॉर्मूला प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज है, इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना इंक्रीज हुआ ये पता हो, टाइम पता हो, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना डिक्रीज हुआ, कितने टाइम में हुआ, तो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, प्लस क्यों, क्योंकि अभी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे माइनस क्यों आया इसके बारे में आगे भी बताएंगे आपको थोड़ा और डेल्टा मतलब चेंज है, पी माने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो गया। ठीक, नोट करिए इसको आगे। अच्छा एक काम और करना, कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना इन दोनों को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नोट करो फटाफट। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अभी रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। अब कॉन्सेंट्रेशन ही तो है ऊपर, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर, और नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये क्या आ गया, यूनिट। ठीक है जी, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना, इफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट, अगर सारे के सारे गैसियस स्टेट में हैं और हमें किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, प्रेशर पता है सिर्फ, ठीक है, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट, देन फिर क्या होगा, तो फिर हम करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो फॉर्मूला आएगा वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नहीं, चेंज इन प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर के बिना तो प्रेशर चेंज होगा। रिएक्टेंट का प्रेशर घटेगा, प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट का जब अमाउंट घटेगा तो प्रेशर कॉज्ड बाय रिएक्टेंट भी कम होगा और प्रेशर क्रिएटेड बाय कॉज्ड बाय प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर,
चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, अपॉन टाइम टेकन। अब प्रेशर का यूनिट क्या रहता है, ATM, और टाइम के लिए सेकेंड, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ATM सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जनरली रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर पे ATM, हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ATM सेकेंड इनवर्स। अगर बाई चांस क्वेश्चन में प्रेशर बार वगैरह में गिवन है, बार में, तो फिर बार सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ATM की जगह बार आ जाएगा। ठीक है, नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़े। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम जान गए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन होता है दो टाइप का, तो हम देख रहे हैं, जरा लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, इज ऑफ टू टाइप्स। इसमें दो तरह का होगा, फर्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट कि जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे समझो कि जैसे आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं कार में बैठ के, और मैं आपसे अचानक फ़ोन करके पूछता हूँ, भाई कार का स्पीड क्या है, तो आपने कार के मीटर में देखा और आपने बता दिया 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी देर के लिए हुआ, 1 या 2 सेकंड के लिए, आपने बस मीटर पर नज़र घुमाई और बता दिया 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप वहाँ पे जो स्पीड आप बता रहे हो वो बहुत छोटे टाइम के लिए बता रहे हो। उस जितने 1-2 सेकंड में आपने ऑब्जर्वेशन करा, उस 1-2 सेकंड में गाड़ी ने डिस्टेंस भी बहुत कम कवर करी है, और जो टाइम था वो भी बहुत छोटा था। फिर अगर मैंने आपसे दोबारा थोड़ी देर बाद कॉल करके पूछा, हाँ भाई अभी गाड़ी की स्पीड बताओ क्या है, मान लो अगर रोड थोड़ा बढ़िया आ गया, खाली रोड है, तो गाड़ी की स्पीड 100 हो गई, आपने बोला साहब गाड़ी की स्पीड तो 100 किलोमीटर पर आ रहा है। फिर मैंने दोबारा थोड़ी देर बाद फ़ोन करा, पता चला ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, गाड़ी बिल्कुल रुक गई है, तो आपने बोला 0 किलोमीटर पर आ रहा है। तो गाड़ी का स्पीड टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। और मैं आपसे जो फ़ोन करके पूछ रहा हूँ कि गाड़ी का स्पीड बताओ, तो आप जो स्पीड बता रहे हो वो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए बता रहे हो गाड़ी का स्पीड, ऑब्जर्वेशन आपका बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए है, जो कि इसी वजह से हर बार कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी हो रहा है। तो ये जो स्पीड है जो मैं आपसे बार बार फ़ोन करके पूछ रहा हूँ, जो आप बहुत छोटे ड्यूरेशन में ही ऑब्जर्वेशन करके बता देते हो, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे समझिए इसको, ये कैसा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था और टोटल आपको लग गए 2 घंटे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई एवरेज स्पीड बताओ, तो आपने क्या करा, 100 किलोमीटर टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टोटल टाइम ये, तो आंसर कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब पूरा डिस्टेंस और पूरा टाइम आपने लेके डिवाइड करा तो आपको एवरेज स्पीड मिला। लेकिन जब मैं आपसे फ़ोन कर करके बार बार पूछ रहा था और आप थोड़े थोड़े ड्यूरेशन 1-2 सेकंड के लिए ऑब्जर्वेशन करके मुझे स्पीड बता रहे थे, तो वो कौन सा स्पीड था, इंस्टेंटेनियस। तो जब हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत छोटे टाइम के लिए होता है तो उसे इंस्टेंटेनियस कहेंगे, और जब कंप्लीट रिएक्शन ख़त्म हो गई और उसमें कितना टोटल टाइम लगा उसके लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसे कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जब रिएक्शन चल रही है और बीच बीच में हम उसका रेट हम चेक कर रहे हैं, तो उसे मैं क्या कहूँगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहे हैं। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन बहुत छोटे इंस्टेंट टाइम के लिए चेक करें तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पूरी रिएक्शन में कितना टाइम लगा, पूरी रिएक्शन में कितना चेंज हुआ कॉन्सेंट्रेशन में, टोटल ले लें, तब जो निकल के आएगा उसे कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं समझ में आ रहे, तो बिल्कुल ऐसे ही है, लिखो जरा इसमें rate of reaction at any instant of time is called instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction.
ठीक है, अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए इधर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, देखो होगा तो वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, लेकिन यहाँ जो चेंज है वो बहुत छोटा है क्योंकि आपने बहुत कम समय के लिए ऑब्जर्वेशन करा था। तो मैं यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा डी माइनस डी आर अपॉन डी टी। डी क्या है? स्मॉल चेंज, तो बहुत छोटा ही तो चेंज था, आपने 1-2 सेकंड के लिए ऑब्जर्वेशन कराया बस, ठीक है। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, और अगर मुझे प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? प्लस डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। अब अगर दूसरा हमसे पूछे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ये आसान है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में टोटल कितना चेंज हुआ रिएक्शन के शुरू होने से खत्म होने तक, और टोटल कितना टाइम लगा, दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि व्हेन चेंज इन concentration of reactant oblique product and time are taken for whole reaction, पूरी रिएक्शन के लिए, for whole reaction, then it is called average rate of reaction। क्या कहेंगे इसको? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टोटल कितना चेंज हुआ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में, टोटल कितने टाइम में हुआ, दोनों का डिवाइड करते हैं। तो अगर मेरे को निकालना हो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या करूँगा? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्या हो गया? चेंज, आर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के लिए लेना हो तो प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज पूरा लिया है, कितना चेंज हुआ शुरू होने से लेकर रिएक्शन के खत्म होने तक, टोटल कितना टाइम लगा, दोनों का डिवाइड करा तो क्या आ गया? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत छोटे टाइम के लिए 1 या 2 सेकंड, 2-4 सेकंड का टाइम हमने लिया और उतने में कितना चेंज हुआ है तब हमने डिवाइड करके दोनों को लिया, तो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं? नोट करो जरा इसको। अब हम पढ़ रहे थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को थोड़ा और आगे समझते हैं, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को मैं अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर रिएक्टेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आर ए वी से लिख रहा हूँ, आर मीन्स रेट, ए वी मीन्स एवरेज। तो क्या फॉर्मूला बताया था अभी? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, सही है ना, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है, और अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम, ठीक। इसको अगर मेरे को कॉन्सेंट्रेशन में कितना डिक्रीज हुआ ये मुझे बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? मेरे को बताना जरा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मान लो T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 का मतलब है अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। तो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 100 मोल्स हैं इसके, और थोड़ी देर के बाद T इज इक्वल टू T सेकेंड के बाद मान लो हमारे पास यहाँ 40 मोल बचे हैं। तो मोल कितने खर्च हो गए मुझे बताओ जरा? 100 थे, 40 बच गए, तो 60 खर्च हो गए ना। तो चेंज कितना आया? 60 आया, ठीक है। अच्छा, चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बोलो ध्यान से समझना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिखूंगा सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, सी एफ माइनस सी आई अपॉन कितने टाइम में हुआ? तो T2 माइनस T1। ऐसे तो करूँगा, डेल्टा आर ऐसे निकल के आएगा, कितना चेंज आया, कितना टाइम, तो इतना ऐसे आएगा, और प्लस हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। मैंने बोला था क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन घट रही है, कॉन्सेंट्रेशन घट रही है ना, 100 से 40 हो गई, तो इसलिए हम माइनस लगा के चलते हैं इधर। तो ये होगा आपका फॉर्मूला किसका? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको एक ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, वो आपसे बोलता है कि भाई इतनी सेकंड में टाइम इतने से इतना हो गया और कॉन्सेंट्रेशन इतने से इतनी हो गई, अब बताओ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप यहाँ से कर लोगे उसको। लेकिन आपको एक पॉइंट यहाँ समझना है, सी आई क्या है? सी आई है
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सी एफ क्या है, फाइनल, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ही चल रहा है ना, बिकॉज सी एफ बड़ा है या सी आई, बताओ यहाँ पे है, वहाँ पे देख के बताओ। अच्छा सी एफ बड़ा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 100 मोल पर लीटर, फाइनल कितनी है 40 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे बिकॉज सी एफ इज स्मॉलर देन सी आई, ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे हम जो माइनस कर रहे हैं वो छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर जो आएगा अंदर ही अंदर वो किसका आएगा, माइनस का। बोलो, सो सी एफ माइनस सी आई कैसा आएगा आंसर, नेगेटिव। अब एक बात मेरे को बताओ कि यहाँ पे अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, तो अगर मैं यहाँ बाहर माइनस नहीं लगाता हूँ तो जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। भाई मान लो अंदर की जो वैल्यू है माइनस करने के, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो अंदर माइनस आएगा। अगर मैं इस माइनस को नहीं लगाता तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाता है हमारा, नेगेटिव। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, किसी चीज़ की स्पीड नेगेटिव हो सकती है। बोले सब बाइक की स्पीड है -40 किलोमीटर पर आवर, माइनस में स्पीड कैसे पॉसिबल है, ऐसे ही माइनस में कभी रेट ऑफ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्योंकि अगर इसको नहीं लगाते हम तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आ रहा था, नेगेटिव। इस नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए वी हैव टू अप्लाई नेगेटिव साइन हियर। नहीं समझ में आ रहे, ठीक है। तो मैं अब लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बट रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो वी हैव टू अप्लाई नेगेटिव साइन इन फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूले में हमको नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना पड़ा। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर सेम चीज़ मैं प्रोडक्ट के लिए करूँ तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट के बारे में जरा एक बात समझो कि प्रोडक्ट मान लो शुरू में हमारा कितना था यहाँ पे 0। भाई जब रिएक्शन शुरू ही होगी अभी तो प्रोडक्ट तो कुछ होगा ही नहीं ना, हमारे पास तो केवल रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मान लो इसके 100 मोल में से 40 मोल बचे हैं, इसका मतलब 60 मोल किस में चेंज हो गए, प्रोडक्ट में। तो फिर प्रोडक्ट कितना होगा आपके पास, 60 मोल। अब मेरे को बताओ आप कि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0 मोल पर लीटर अगर पर लीटर में लें तो, और फाइनल कितनी है 60। तो इस बार फाइनल की वैल्यू ज़्यादा है और इनिशियल की वैल्यू कम है। कोई दिक्कत? तो अगर मैं इसको रफ करता हूँ फिर, फॉर प्रोडक्ट अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। क्या होगा फॉर्मूला साहब हमारा यहाँ पे, ये होगा सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, है ना, अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि यहाँ पे सी आई क्या है, सी आई है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों। और सी एफ क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि बिकॉज सी एफ इज ग्रेटर देन सी आई। तो आप सी एफ माइनस सी आई जब करोगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि बड़े में से आप छोटे को घटाओगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलरेडी पॉजिटिव, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पहले से ही कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। सो नो नीड टू अप्लाई नेगेटिव साइन, नो नीड टू अप्लाई नेगेटिव साइन इन फॉर्मूला। ये रीज़न है क्यों हमने जब रिएक्टेंट की टर्म्स में लेते हैं फॉर्मूले को तो माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट के टर्म्स में लेते हैं तो नहीं लगाते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आएगा और रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। और लगा के क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव भी हो रहा है क्योंकि आप बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हो। नहीं ये बात समझ में आ रही, नोट करो फटाफट। अब देखो
यहाँ पे हमने जो फॉर्मूले डेवलप करे हैं ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन के लिए हैं। अगर हमें क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं प्रेशर गिवन हो तब हम क्या करेंगे, तो इनमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। व्हेन वी यूज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा, फिर मैं रिएक्टेंट के लिए बात कर रहा हूँ पहले। फॉर रिएक्टेंट देखो एक बात समझो कि जैसे ए से बन रहा है बी, दोनों गैसियस फॉर्म में है, तो T इज इक्वल टू 0 पे सपोज करो इसका प्रेशर है 2 atm। तो जैसे जैसे A घटेगा और A से B बनेगा, तो जब A का अमाउंट कम होगा तो प्रेशर क्रिएटेड बाय A भी तो कम होगा। जब A के मोल्स ही कम हो जाएंगे, मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे गैस के मोल, तो A जो प्रेशर लगा रहा है वो घटेगा नहीं घटेगा। तो T इज इक्वल टू T सेकेंड पे सपोज करो यहाँ पे प्रेशर बच गया कितना, 0.5 atm। भाई A के मोल घटते गए, B के मोल बढ़ते गए, तो A के द्वारा लगाया गया प्रेशर कम होता गया। और यहाँ पे प्रेशर शुरू में कितना था, 0। क्यों, क्योंकि B तो अभी बना ही नहीं है ना। T इज इक्वल टू 0 का मतलब रिएक्शन अभी शुरू हुई है, तो B तो अभी है ही नहीं शुरू में। रिएक्शन के शुरू में प्रोडक्ट थोड़ी होगा हमारे पास, अब प्रोडक्ट बनना शुरू होगा धीरे धीरे, और जब प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो प्रेशर कॉज्ड बाई प्रोडक्ट भी बढ़ता चला जाएगा। तो मान लो यहाँ पे प्रेशर बढ़ करके आ गया, सपोज करो 1.5 atm, ऐसे मान लिया ही तो मैंने। तो इनिशियल प्रेशर कितना है 2 atm रिएक्टेंट का, और फाइनल कितना है 0.5। तो फाइनल माइनस अगर इनिशियल अगर मैं करूंगा तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में पॉजिटिव में, नेगेटिव में। 0.5 से 2 घटाऊंगा तो नेगेटिव में ही आएगी। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन फिर नेगेटिव में हो जाएगा, तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पी से मतलब है प्रेशर का, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ये हो जाएगा फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। पी एफ का मतलब फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। फॉर्मूले में क्या लग जाएगा आगे, माइनस। तो दिस इज एवरेज। समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल आप कर रहे हो, फाइनल की वैल्यू कम है 0.5, इनिशियल की ज़्यादा है। अब छोटे से बड़ा माइनस करोगे तो अंदर का माइनस ही आ जाएगा। अगर मैं बाहर का माइनस नहीं लगाऊंगा तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किस में आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, तो हमें नेगेटिव लगा के पहले से ही उसे किस में बदल देना है, फाइनल उसमें पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पी एफ क्या है साहब आपका, दिस इज फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और अगर सेम चीज मुझे प्रोडक्ट के लिए लिखनी हो तो क्या होगा साहब, प्रोडक्ट का प्रेशर बताओ घट रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी एफ माइनस पी आई अपॉन T2 माइनस T1, यहाँ V1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे P फाइनल माइनस P इनिशियल पॉजिटिव होगा, तो अब जब इसकी वैल्यू ही पॉजिटिव आ रही है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगा, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम बना रहे हैं कर्व एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के केस में, पहले रिएक्टेंट के लिए बना रहे हैं, फॉर रिएक्टेंट। जरा ऐसे देखिए कि यहाँ पे है आपका टाइम और दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा, बताओ। रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज एज टाइम पासेज। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई से भी दो टाइम कंसीडर कर लूँ, मान लो मैंने एक तो ये टाइम कंसीडर कर लिया, सपोज दिस इज T1, और एक ये टाइम कंसीडर कर लिया, दिस इज T2। और इस टाइम T1 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज इट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन CI, और यहाँ पे टाइम T2 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CF। तो ये हो गई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई से भी दो टाइम हमने मान लिए हैं,
ठीक है। तो ये टाइम t1 पे कॉन्सेंट्रेशन Ci है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टाइम t2 पे कॉन्सेंट्रेशन Cf है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस डेल्टा आर। क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, माइनस डेल्टा आर, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा टी। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो मैं कैसे निकाल लूँगा इसको, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का यहाँ पे डिफरेंस ले लो कॉन्सेंट्रेशन का, दोनों का टाइम का डिफरेंस ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकल ही आएगा। अच्छा, अगर सेम चीज सेम ग्राफ मुझे बनाना हो किसके केस में, प्रोडक्ट के लिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। तो कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी और एक टाइम के बाद कांस्टेंट की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, दिस इज टाइम और दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। ये मैंने हाँ, मैं यहाँ पे मान लो ये दो टाइम ले लेता हूँ इस तरीके से। ये टाइम ले लिया t1, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसको मैं ले लिया Ci, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और एक मान लो हमने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो और ये इसको ले आए हम यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, C फाइनल, और ये हो जाएगा आपका t2, है ना, टाइम t2 हो गया ये C फाइनल। अब यहाँ दोनों में जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा t, और यहाँ जो डिफरेंस है उसे कहेंगे डेल्टा p, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर मेरे को यहाँ पे बताना हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, तो ये भी निकल आएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये कर्व बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये ग्राफ हमने खींच दिया है या माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आपको मालूम है रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाना ही होता है, माइनस नहीं लगाएंगे तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आ जाता है, नेगेटिव, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, हमें तो पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो ये बनाइए फटाफट से।